हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे थे हम लोग ग्रुप 13 एलिमेंट्स। और इसमें केमिकल रिएक्शंस देख रहे थे ग्रुप 13 एलिमेंट्स का। रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ बेस, रिएक्शन विथ मेटल्स, इन सारे रिएक्शंस को कंसिडर करा था हमने लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट इसमें एक छोटा सा टॉपिक है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे। बोला है कि ग्रुप 13 के कोई भी एलिमेंट्स बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम, इसमें से कोई भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते। नन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 रिएक्ट डायरेक्टली विथ हाइड्रोजन। देखो, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन जो होता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन वो या तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव का एलिमेंट होगा, या फिर उसका रिएक्शन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का होगा। क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और यह 2.1 जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह बतला रहा है कि हाइड्रोजन एक इंटरमीडिएट रेंज का रिएक्टिव एलिमेंट है। तो भाई यह बीच का है, मतलब ये H+ भी बन सकता है, ये H भी बन सकता है। अभी H+ तब बनेगा जब इससे कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके साथ हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो उसके साथ। जैसे पढ़ते हैं ना हम लोग कि H2 + Cl2 2HCl है, उसी प्रकार से H2 O2 से कंबाइन करता है सर्टेन कंडीशन में, H2O बनता है। तो इन सब जगह हाइड्रोजन एज H+ है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यदि हाइड्रोजन जो है कंबाइन किया है सोडियम से, तो यह सोडियम हाइड्राइड बनाता है 2NaH। तो इस जगह पे हाइड्रोजन एज H- है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया हाइड्रोजन को। यहाँ उल्टा था, यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया क्लोरीन को। क्यों? क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ हाइड्रोजन से बहुत कम है। हाइड्रोजन का 2.1 तो सोडियम का 0.9, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए हाइड्रोजन वहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, नेचर में नॉन मेटल की जैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा सोडियम का, खुद हाइड्राइड बनाएगा, सोडियम कैटायन उसके साथ जुड़ जाएगा सोडियम हाइड्राइड के रूप में। यहाँ देख रहे हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होता है, तो अगेन ये हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन यदि आप बात करो बोरोन की, तो बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0, हाइड्रोजन का बगल में 2.1। अब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों का, सेम ही बोलो इसको, क्या अंतर बोलोगे? 0.1 का डिफरेंस है, मतलब ये कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब जब सेम ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इन दोनों एलिमेंट्स का, तो हाउ दे कंबाइन विथ ईच अदर, कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए था, और वो भी लार्ज डिफरेंस होना चाहिए था। जैसे यहाँ 0.9 तो 2.1, तो जो लार्ज डिफरेंस आया इसमें 1.2 का है। उसी प्रकार से यहाँ लार्ज डिफरेंस आ रहा है 0.9 का, यहाँ 0.1 का डिफरेंस आ रहा है। तो आ सकता है कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन ऑक्सीजन का होता है, क्लोरीन का होता है, सोडियम पोटासियम वगैरह का होता है, तो हाइड्रोजन का रिएक्शन बोरोन के साथ क्यों नहीं है? इसको हम लोग ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे कि बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बराबर ही है, और दो इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट आपस में कैसे कंबाइन करेंगे भाई? अभी कितना अच्छा से इसको बताया गया यहाँ कि हाइड्रोजन का यदि 2.1 है तो H+ भी बनाता है, H- भी बनाता है। H+ बनाएगा जब इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके साथ हो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। और यदि यह अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो प्योर मेटल्स हैं उनके साथ कंबाइन करे तो फिर ऐसे हो जाएगा। एल्यूमिनियम का भी बात करें हम लोग, तो बोरोन के नीचे जो एल्यूमिनियम है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत कम तो नहीं होता है। सोडियम का 0.9 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो एल्यूमिनियम का बहुत कम तो नहीं होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम का? एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 है ऐसा। हाइड्रोजन का है 2.1, 0.6 का डिफरेंस है। कहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें भी।
इसलिए बोल रहा है कि हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली कोई भी एलिमेंट ग्रुप 13 के कंबाइन नहीं करेंगे। नीचे गैलियम जाओगे, एल्यूमिनियम के नीचे, तो गैलियम तो खुद परेशान है अपने स्टेट को लेकर के कि सॉलिड रहें कि लिक्विड रहें, तो उस केस में खुद उसका स्टेबिलिटी गड़बड़ हुआ है। और नीचे फिर जाओगे इंडियम और थैलियम में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का चक्कर आ जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट वगैरह का चक्कर आ जाता है। तो फिर उस सब वजह से जो है कोई भी एलिमेंट सूटेबल नहीं है जो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करे ग्रुप 13 के एलिमेंट में से। बोरोन फंस गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर के, एल्यूमिनियम भी वैसा ही फंसा, बीच बीच का रह गया, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। बाकी के एलिमेंट फंस रहे हैं, गैलियम फंसा अपने फिजिकल स्टेट को लेकर के और बाकी फंस रहे हैं अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड से, हाँ डायरेक्टली तो कंबाइन नहीं करेगा ये सब, लेकिन इनडायरेक्टली मतलब कि जैसे बोरोन और हाइड्रोजन डायरेक्ट मिल करके कुछ नहीं बनेगा। हाँ हो सकता है कि बोरोन हाइड्रोजन वाला कोई कंपाउंड से मिले, हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड से मिले, हाइड्रोजन एसिड से मिले, H2SO4 वगैरह ये सब तो हम लोग देखे ही, या फिर कोई हाइड्राइड से कंबाइन करे, NaH इस टाइप से कंबाइन करे। तो जब ऐसे इनडायरेक्टली कंबाइन करेगा, रिएक्शन करेगा बोरोन, तो बोरोन के बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो है हाइड्राइड्स जाने जाते हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बोरोन के पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है जाने जाते हैं। जैसे डायबोरेन जानते हैं हम लोग, B2H6 पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में। इसके अलावे कई हैं, B4O10, B5H9, B5H11, ऐसे बहुत सारे हैं। देख रहे हो, इवेन में बोरोन है तो हाइड्रोजन भी इवेन में है, ऑड में बोरोन है तो हाइड्रोजन भी ऑड नंबर में है। तो डायरेक्टली ना कंबाइन करके इनडायरेक्टली बोरोन कंबाइन करता है हाइड्रोजन से, केवल बोरोन, और फिर यह जो है हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, वो भी नॉर्मल हाइड्राइड नहीं, बोरेन्स बनते हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग आगे आते हैं, रिएक्टिविटी तो हुआ, अब बात कर लें ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। फिजिकल ट्रेंड्स हमने देखा, केमिकल रिएक्शंस में जितने पॉसिबल हो सकते थे उनको देखा। अब बारी है ऑक्साइड्स वगैरह की, क्या ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बन सकते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट के लिए, उसको देखते हैं। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 एलिमेंट्स के कुछ ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स। सबसे पहले ऑक्साइड्स की बात। ऑक्साइड मतलब O पे 2 माइनस, O पे 2 माइनस मतलब कि O का पहले से 6 है, 2 और लेगा कहीं से तो 2 नेगेटिव ऑक्साइड। अब यदि यहाँ ऑक्साइड बनाना है, और ऑक्साइड कहने का मतलब O पे डबल माइनस, मतलब ऑक्सीजन यहाँ एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जैसा बिहेव रख करके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा किसी का, तो अगला फिर इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए इसके साथ। तो हम लोग तो जान रहे हैं कि ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट हैं, आइदर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऑल आर वेरी वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में ये सारे एलिमेंट्स ऑक्सीजन के आसपास भी नहीं भटकते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, सेकेंड मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जबकि इस सबका तो कोई औकात ही नहीं है भाई। इसका तो 2.0, 1.5, तो इस सबका तो और भी कम होगा। देखो आसपास भी नहीं है कोई, तो ये आसानी से या मजबूरी से जो बोलो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाएगा, ये केटायन बनाएंगे, फाइनली उसका ऑक्साइड बन जाएगा कंपाउंड के रूप में। तो ग्रुप 13 के जो ऑक्साइड्स बनते हैं बोला जनरली इस फॉर्म का, M2O3 टाइप का, जैसे B2O3, जैसे Al2O3, Ga2O3, उसके बाद इंडियम ऑक्साइड In2O3, और फिर थैलियम ऑक्साइड Tl2O3। मतलब यहाँ से हम लोग देख क्या रहे हैं कि ये जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स थे जिनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था NH2Np1, तो ये तीन के तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। मान लें कोई ग्रुप 13 एलिमेंट है,
तो ये क्या करेगा, अपना 3 का तीनों इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और 3 प्लस बनाएगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन तो 2 ही गेन करेगा। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2 6, तो 8 के लिए 2 ही गेन करेगा, तो ये बदल जाएगा ऑक्साइड में। अब बैलेंस करोगे भाई तो यहाँ लगाना होगा 2, यहाँ लगाना होगा 3, तो बन जाएगा ये 2m3 प्लस और 3O डबल माइनस, तो बन गया M2O3। ऐसा इसका फॉर्मेशन हो गया। तो सारे रिएक्शंस इसमें ऐसे ही हैं कि ग्रुप 13 वाले चूंकि हाइड्रोजन के सामने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में ठहर नहीं रहे हैं, तो मजबूरन उनको क्या करना होगा कि अपना वैलेंस का तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करके ट्राई पॉजिटिव आयन बनाना होगा, और फिर वही 3 में से ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्साइड आयन बनाएगा, और फाइनली वे कंबाइन करके कोई ग्रुप 13 का ऑक्साइड बन जाएगा। ऑक्साइड्स हैं तो हम लोग पीछे इस ब्लॉक में भी देखे थे कि ऑक्साइड्स जो होते हैं वे आइदर एसिडिक नेचर के हो सकते हैं, मतलब वाटर में डिजॉल्व करके एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, आइदर बेसिक नेचर के होंगे, वाटर में रिएक्शन करके बेस का फॉर्मेशन करेंगे, या फिर ये एम्फोटेरिक भी होते हैं। एम्फोटेरिक भी होते हैं, मैंने वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड और बेस दोनों का फॉर्मेशन करते हैं। एम्फोटेरिक नेचर का भी हो सकते हैं ये सभी। तो यहाँ से यदि बात करें तो यह जो है वीकली एसिडिक नेचर का है, हाँ वीकली एसिडिक नेचर का है। ये दोनों एम्फोटेरिक आते हैं और ये बेसिक हो गए। ये तो हम लोग पहले भी देखे थे कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में या पीरियोडिक टेबल का किसी भी ग्रुप में डाउन दी ग्रुप आप जाओगे तो बेसिक नेचर बढ़ता है ऑक्साइड का, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज, और जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एसिडिक नेचर ऑक्साइड का बढ़ता है, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज। अब यहाँ है बोरोन, फिर है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो नीचे जाने से बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो बेसिक नेचर 2 सेंस में समझना है। बेसिक नेचर जो है 2 नेचर में समझना है, एक कि वाटर में डिजॉल्व करके बेस का फॉर्मेशन करेगा, और दूसरा एक बेस का डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू लक्सफ्लड कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू लक्सफ्लड कंसेप्ट, यदि कोई सब्सटेंस ऑक्साइड आयन डोनर है तो यह बेस का काम करेगा, और यदि कोई सब्सटेंस ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर है तो वह एसिड का काम करेगा। अब ऑक्साइड आयन डोनर और एक्सेप्टर हम लोग कैसे जानेंगे? तो आसान सा है कि जैसे मान लो कि कोई केटायन है और इसका कनेक्शन है ऑक्साइड के साथ, तो यह कनेक्शन जितना लूज होगा वह उतना आसानी से ऑक्साइड को डोनेट कर पाएगा, बेस का काम करेगा, और एक कनेक्शन जितना स्ट्रॉन्ग होगा वह उतना आसानी से ऑक्साइड गेन करना चाहेगा और एसिड के जैसा बिहेव करेगा। तो कनेक्शन लूज और स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है? साइज की बात करेंगे हम लोग कि यदि इसका लार्ज साइज है, बड़ा साइज, तो यह कनेक्शन लूज होगा, आसानी से टूटेगा, ऑक्साइड रिलीज होगा और बेस का काम करेगा। तो इस साइज लार्ज कब होगा? जब वो ग्रुप में डाउन रहे, सबसे नीचे में रहे। तो सबसे नीचे में इंडियम और थैलियम है, काफ़ी बड़े बड़े साइज हैं इनके, और बड़े साइज होने के चलते क्या करेंगे? ऑक्साइड आयन को रिलीज कर देंगे, और रिलीज कर देंगे तो ये सभी बेस का काम करेंगे, ये सभी बेस का काम करेंगे। रीजन समझ पा रहे हो? अकॉर्डिंग टू लक्सफ्लड कंसेप्ट हम बता रहे हैं, नाम है। इनके अनुसार कोई सब्सटेंस यदि ऑक्साइड आयन डोनेट करता है तो बेस, ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट करता है तो एसिड। ऑक्साइड आयन डोनेट तब कर पाएगा जब उस मेटल केटायन और ऑक्सीजन के बीच का कनेक्शन लूज हो, वीक अट्रैक्शन हो, और ऐसा तभी होगा जब इसका साइज बहुत बड़ा हो, लार्ज साइज का हो तब। और यह सूटेबल होता है इंडियम और थैलियम में, क्योंकि ये ग्रुप में नीचे हैं तो इनका साइज काफ़ी बड़ा होगा। एक्सेप्टर की बात समझ लिए हम लोग कि ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मैंने साइज छोटा होना चाहिए, तो बोरोन। अब इसमें से बोरोन को एसिडिक लिखा है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लिखा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नेचर का नहीं है।
अब बीच वाले ये दोनों बच गए, एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक है मतलब ये ऑक्साइड रिलीज और गेन करने का बराबर टेंडेंसी रखते हैं, मतलब इनका कनेक्शन ना तो बहुत लूज है इनके जैसा, ना ही बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके जैसा, तो दोनों बिहेवियर रखेगा। मतलब वाटर के साथ ट्रीट करवाओगे तो एसिड और बेस दोनों का फॉर्मेशन इसके साथ हो सकता है। कुछ रिएक्शन से उसको हम लोग सपोर्ट तो करेंगे ही। कुछ रिएक्शंस देखें इन ऑक्साइड्स की। ऑक्साइड्स का एसिडिक बेसिक बिहेवियर कहाँ से आया समझ गए? एक वाटर का रिएक्शन से और दूसरा लक्स फ्लड कंसेप्ट से। कैसे वैरी करेगा बिहेवियर वो भी देख लिया, और भी इसको डिटेल में भी देखेंगे हम लोग। अब कुछ रिएक्शंस की बात कर लें। अब चूंकि B2O3 के बारे में हमने देखा कि यह वीकली एसिडिक नेचर का है, वीकली एसिडिक नेचर का है, तो यह बेस या फिर बेसिक ऑक्साइड से कंबाइन कर सकता है, कंबाइंस विथ बेस और बेसिक ऑक्साइड, या तो बेस से कंबाइन करेगा या बेसिक ऑक्साइड से कंबाइन करेगा। तो जैसे बेस से पहले करवाएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यदि यह कंबाइन करता है तो बनता है 2NaBO2, दिस इज सोडियम मेटाबोरेट प्लस H2। अच्छा, इसके पहले जो है ना बोरोन का डायरेक्ट हम लोग देखे थे मेटल से रिएक्शन। इसके पहले जो रिएक्शन देखे थे पिछला लेक्चर में, ऐसा रिएक्शन था 2B + 6 NaOH, तो बन रहा था 2Na3BO3, दिस इज सोडियम बोरेट। समझो कंसेप्ट को कि यदि बोरोन एज एन एलिमेंट डायरेक्ट रिएक्शन करे बेस के साथ तो प्रोडक्ट है सोडियम बोरेट। लेकिन यदि यहाँ रिएक्शन बोरोन का डायरेक्ट नहीं बल्कि बोरोन के ऑक्साइड का हो और तब यदि आप बेस से रिएक्शन करें तो सोडियम बोरेट नहीं सोडियम मेटाबोरेट, तो इस चीज़ को पकड़ोगे, ये BO2- मेटाबोरेट एंड BO3 पे 3- बोरेट। मेटाबोरेट और बोरेट में अंतर समझ पा रहे हो? कैसे प्रोडक्ट अलग अलग बन रहा है अलग अलग केसेस में, ये भी देख पा रहे हो? ठीक है। अब यहाँ कुछ बेसिक ऑक्साइड्स के साथ भी इसका रिएक्शन पॉसिबल है। जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड एक बेसिक नेचर का ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का ऑक्साइड है। यह कंबाइन करेगा B2O3 से तो बनता है CuBO2 का होल 2। चूँकि यह एसिडिक नेचर का है, अगेन यहाँ भी वही बनेगा, कॉपर मेटाबोरेट है, कॉपर यहाँ 2+ का है, बोरेट यहाँ सिंगल- का है, तो फॉर्मूला तो बन ही जाएगा CuBO2 का होल 2, कॉपर मेटाबोरेट। तो इतना तो एकदम ही याद रखना कि बोरोन जब बनाता है ऑक्सीजन के साथ अपना एनायन तो दो प्रकार का एनायन बनेगा, आइदर बोरेट और मेटाबोरेट। BO2- है तो मेटाबोरेट, अब BO3 पर 3- है तो बोरेट। अब यह जो बोरोन का ऑक्साइड है, या जो हाईली एसिडिक नेचर के ऑक्साइड्स हैं, जो फास्फोरस सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं जो हाईली एसिडिक नेचर के हैं, उन ऑक्साइड्स के साथ भी जो है कंबाइन करता है या B2O3, और कंबाइन करके फॉस्फेट वगैरह बना सकता है, सल्फेट बना सकता है, आर्सेनिक का ऑक्साइड है तो आर्सेनेट बना सकता है। ऐसे करके रिएक्शंस होते हैं इसके साथ। तो जैसे 2B2O3 + P4O10 हाईली एसिडिक नेचर का है, हाईली
एसिडिक ऑक्सीडेशन स्टेट +5। तो जब यह हाईली एसिडिक है तो वीकली एसिडिक था ना, अभी बेसिक का काम करने लगेगा। आप काबिल हैं लेकिन थोड़ा सा आपके सामने कोई बहुत ज़्यादा काबिल आ जाए तो आप उसके सामने नकारा हैं। अंधों में काना राजा, कि अंधों में जो एक काना है, बाकी सारे लोग अंधे हैं, एक काना है, तो राजा तो उसी को चुना जाएगा। लेकिन वही काना यदि अच्छे लोगों के बीच जाते जहाँ सब लोगों का आँख ठीक है तो वहाँ उसका कोई वैल्यू नहीं है, सबसे ख़राब हो जाएगा। तो उसी प्रकार से B2O3 एसिडिक है लेकिन बाकी बेसिक है, इसलिए एसिडिक हो गया। एसिडिक ओरिजिनली इसका है नहीं, तो जब इससे भी स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड आएगा तो फिर बेसिक बिहेवियर शो करेगा। और ये आपस में कंबाइन करके 4BPO4 बोरोन फॉस्फेट, मतलब यहाँ देखोगे ना तो बोरोन पे 3+ और फॉस्फेट पे 3- और तब जाकर के कम्बिनेशन हुआ है। बोरोन यहाँ कैटायन के जैसे एग्जिस्ट किया। उसी प्रकार से 2B2O3 प्लस आर्सेनिक का हो तो आर्सेनेट बन जाएगा। 4BaSO4, यहाँ भी वही है, B ट्रिपल प्लस ASO4 पे ट्रिपल माइनस, दिस इज आर्सेनेट। अच्छा, आर्सेनेट का फॉर्मेशन हुआ। अब एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड्स को अभी हम लोग देखे थे कि वे क्या हैं, एम्फोटेरिक नेचर के हैं। एम्फोटेरिक नेचर के हैं, इसका मतलब कि यदि वे एसिडिक हैं तो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे और यदि वे बेसिक हैं तो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो उनका दोनों बिहेवियर और दोनों के साथ रिएक्शन हम लोग समझते हैं। Al2O3 और Ga2O3 एम्फोटेरिक हैं। एम्फोटेरिक है मतलब कि एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर है। तो यदि सामने वाला स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो ये खुद बेस के जैसा काम करने लगेगा, सामने वाला बहुत बेसिक हो तो खुद एसिड के जैसा काम करने लगेगा, दोनों बिहेवियर शो करेगा। तो जैसे सबसे पहले एसिड का देख ले, Al2O3 यदि यह कंबाइन करे कोई एसिड से तो फिर यहाँ ये बेसिक नेचर शो करेगा और फॉर्मेशन हो जाएगा 2AlCl3 + 3H2O। या कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। बोरोन का यहाँ भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ भी +3 है, ऑक्सीजन -2 में यहाँ भी है, यहाँ भी है, हाइड्रोजन +1 में यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्लोरीन -1 में यहाँ भी है, यहाँ भी। तो यह कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। उसी प्रकार से बेस से कम्बिनेशन हो सकता है, Al2O3 + 2NaOH, एल्यूमिनेट बनेगा 2NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोल सकते हैं इसको, साथ ही साथ H2O का एल्यूमिनेशन। यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं चेंज कर रहा है, +3 यहाँ भी है, +3 यहाँ भी है। तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड तो स्ट्रॉन्ग बेस है, बेसिक, तो फिर इस केस में यह किस नेचर का हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो डिपेंड करेगा कि अगला क्या है। अगला स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का है तो खुद बेसिक बन जाएगा, काहे कि इसके पास दोनों ऑप्शन है, एम्फोटेरिक है। और अगला यदि स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का है तो खुद एसिड बन जाएगा। अच्छा, उसी प्रकार से गैलियम का हो Ga2O3 + 2NaOH तो बन जाएगा क्या, Na2 या 2NaGaO2 + H2O। सोडियम मेटा गैलेट बोल सकते हैं, जैसे अभी देखे थे ना, BO2- क्या था, मेटाबोरेट ऐसा, और एक था BO3 जो केवल बोरेट था। उसी प्रकार से यहाँ है AlO2- तो ये हो जाएगा मेटा एल्यूमिनेट। तो इसका नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, मेटा एल्यूमिनेट। इसका क्या हो जाएगा, सोडियम मेटा गैलेट, ऐसे करके। तो ये सभी एम्फोटेरिक थे, तो बेसिक बिहेवियर भी शो किए, एसिडिक भी शो किए, डिपेंड किया अपोजिशन क्या है।
अब जो इसके बाद इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड्स हैं, वे इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड्स तो प्योरली बेसिक नेचर के हैं, और वे प्योरली बेसिक नेचर के हैं, मतलब एक केवल और केवल कंबाइन करेंगे किससे? एसिड से। केवल और केवल कंबाइन करेंगे एसिड से, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो जैसे Tl2O3 3H2SO4 तो बनेगा थैलियम सल्फेट प्लस 3H2O। देखो थैलियम के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि थैलियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, +3 है, एंड +1 इज मोर स्टेबल देन +3, जानते हैं हम लोग। तो यहाँ जो थैलियम का ऑक्साइड है वो +3 स्टेट का है, ऐसे है ना, थैलियम ऑक्सीजन 2- 3+, तब ऐसे जा कर के बना है Tl2O3। लेकिन थैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो रेयरली शो करता है, इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1 है, तो थैलियम तो हमेशा +1 में रहना चाहेगा, +3 में क्यों जाएगा? और यदि थैलियम +1 में है, ऑक्सीजन 2- में है, तो इसको कंबाइन करोगे तो फार्मूला क्या बनेगा? Tl2O। थैलियम ऑक्साइड का तो यही सही फार्मूला हुआ। और जब इसको तुम डिजॉल्व करोगे वाटर में, तब एक बेस का फॉर्मेशन होगा TlOH2, थैलियम हाइड्रोक्साइड। जैसे होता है ना Na2O है सोडियम ऑक्साइड, इसको आप वाटर में डिजॉल्व किए तो क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। उसी प्रकार से सोडियम ऑक्साइड और थैलियम ऑक्साइड एक ही जैसे हैं दोनों। तो यदि सोडियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था, तो थैलियम का भी यही कहानी होना है यहाँ ऐसे। तो यह रिएक्शन जिसमें थैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये तो वैसे भी अनस्टेबल ऑक्साइड होगा, ये वैसे भी अनस्टेबल ऑक्साइड होगा, तुरंत से एकदम एसिड से रिएक्शन कर जाएगा। हालांकि सल्फेट भी बहुत स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ भी तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है, तो इसका तो ऐसे वाला ज़्यादा स्टेबल होता है जी, Tl2SO4 थैलियम सल्फेट, इसका 2- है, इसका +1 है, तो इस हिसाब से ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन वैसा इसका कोई कंपाउंड नहीं होता है, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करे तो इस टाइप का ही सल्फेट बनाता है। +1 ज़्यादा स्टेबल था, +3 से इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते ऑलरेडी पीछे हम लोग देख चुके हैं, तो उस हिसाब से एक ऑक्साइड इसका ऐसा भी बनता है, केवल इसी का बनता है। इस ग्रुप में, ग्रुप 13 में थैलियम का ही ऐसा बनता है, क्योंकि थैलियम के लिए ही इसका +1 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, बाकी के केस में तो +3 ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो उस केस में जब यह थैलियम ऑक्साइड बनेगा तो ये वाटर में डिजॉल्व होकर के एक सिंपल सा बेस थैलियम हाइड्रोक्साइड का जो है फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको तो कर लिए। अब बात करते हैं हम लोग वेरिएशन बेसिक और एसिडिक नेचर का। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन किए ही पहले, इसको तो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया ही गया है शुरू में कि ऑक्साइड आयन डोनर है तो बेस, ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर है तो एसिड। तो बेसिक नेचर को यदि कंपेयर करें हम लोग, B2O3 Al2O3 Ga2O3 In2O3 और Tl2O3, ये बोरोन का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड, इंडियम ऑक्साइड और थैलियम ऑक्साइड ऐसे। तो यदि डाउन दी ग्रुप जाओगे तो यहाँ देख रहे हो कि ये सारे एलिमेंट +3 में हैं, सबके सब +3 में है ऐसे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो सबका सेम है, तो डाउन दी ग्रुप जाने से क्या होता है? साइज बढ़ता है, साइज ऑफ B3+ आयन इंक्रीजेज। साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? इंटरैक्शन घटेगा, B3 नहीं M3 लिखो, तो क्या होगा? M3+ और ऑक्साइड का जो इंटरैक्शन है वीकर होगा, कमज़ोर। जितना बड़ा साइज आयन का उसके बीच का इंटरैक्शन उतना कमज़ोर होता है। तो उससे क्या होगा? उससे होगा कि ऑक्साइड आयन डोनेटिंग एबिलिटी इंक्रीजेज। सबसे पहले नीचे जाने पे केटायन का साइज बढ़ा, तो केटायन और एनायन के बीच का इंटरैक्शन कमज़ोर हुआ, उसके चलते क्या हुआ कि जब ये कमज़ोर है तो आसानी से यहाँ से निकल सकता है, मतलब ऑक्साइड डोनेट करने का टेंडेंसी क्या होगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ऑक्साइड डोनेटिंग टेंडेंसी इन्हांस कर जाएगा। तो उससे क्या होगा? उससे बेसिक नेचर बढ़ जाएगा, बेसिक नेचर इंक्रीजेज। बेस वही तो है जो ऑक्साइड आयन डोनेट करे, और यदि बेसिक नेचर बढ़ रहा है तो फिर एसिडिक नेचर क्या होगा? घटेगा।
एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। तो इन सबों में स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक नेचर का हुआ दिस वन, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक हुआ ये वाला। अरेंज करने के लिए भी दे सकता है एग्जाम में, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन इससे रह सकता है, तो वैसे ही उससे डील करोगे। तो ये ऑक्साइड्स हो गए, हाइड्रोक्साइड इससे बच जा रहा है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।